हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हमने जाना था कि हमें इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एक टॉपिक या क्वेश्चन बोल सकते हैं आप कि आखिरकार फेडरलिज्म होता क्या है। मैंने आपको कुछ आइडिया तो पिछले वीडियो में दे ही दिया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए या रिलेट करने के लिए हमें पिछले चैप्टर में जाना होगा। तो हमने पिछले चैप्टर में श्रीलंका और बेल्जियम दो केस को स्टडी किया था। उस दो केस से हमारा एक क्या बोलते हैं रिजल्ट क्या निकला था कि हमें पावर शेयरिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है एक साथ रहने का। या कोई सिविल वार जैसे श्रीलंका में नहीं हुआ था पावर शेयरिंग, तो वहाँ क्या हुआ, सिविल वार हुआ था। तो शांति से और एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे हम लोग जैसे बेल्जियम में, पहले श्रीलंका का ही ले लेते हैं। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था कि वहाँ की जो एक सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट थी, वहाँ क्या बोलता है, पावर वो चाहती थी कि तमिल के हाथ में नहीं जाए। तो वो तमिल वाले चाहते थे कि नहीं, हमारा श्रीलंका भी एक फेडरल कंट्री बने। तो ऐसा नहीं किया गया, तो वहाँ सिविल वार हुआ। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसका रिजल्ट आपको सिविल वार कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, खराब चीज़ है। तो किसी एक तरफ को तो हानि हुई नहीं थी, दोनों तरफ के लोगों को हानि हुई थी। तो बेल्जियम में फिर बेल्जियम में हमारा क्या हुआ था कि बेल्जियम में जो कुछ लीडर्स थे वो थोड़ी सोच समझ के या जान चुके थे कि मतलब दूरदर्शी थे या समझ चुके थे कि अगर हम लोगों ने पावर शेयर नहीं किया तो यहाँ भी हमारा हाल श्रीलंका जैसा ही हो जाएगा। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक सेंट्रल अथॉरिटी पे, एक रीजनल अथॉरिटी पे। इन का बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन का 1993 के बाद ही ये सब चेंजेस आना चालू हुआ। तो उसमें क्या हुआ था कि रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे दिए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर था, स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर था। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फैसले ले सकती थी और रीजनल या स्टेट बोल लो, वो तो आप समझ गए कि रीजनल इंटरेस्ट पे अपना डिसीजन ले सकती थी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बेल्जियम में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो एक बहुत अच्छा तरीका था। तो उसे ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पावर वहाँ किया गया सेंट्रल और रीजनल के बीच में, उसे ही हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब फेडरलिज्म का मतलब क्या निकला हमारा, तो फेडरलिज्म का मतलब साफ साफ ये है कि जब हमारा एक पावर को किसी एक अथॉरिटी से ज़्यादा अथॉरिटी में शेयर किया जाए, उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। यूजुअली फेडरेशन में जो हमारा है वो दो लेवल पे, कम से कम तो दो लेवल पे हमें पावर शेयर करना ही पड़ता है। अगर एक हमारा सेंट्रल हो गया, एक हमारा रीजनल हो गया। अब एक सेंट्रल पे मान लीजिए कि सारा हमारा पावर जो एक सेंट्रल के हाथ में यूनाइटरी है, तो वो क्या है, वो तो फिर पावर शेयरिंग कहलाया ही नहीं। तो कम से कम फेडरेशन लाने के लिए हम लोगों को तो दो के बीच में तो पावर शेयर करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा फेडरलिज्म का आप लोगों ने मतलब समझ लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो श्रीलंका में था वो किस टाइप का गवर्नमेंट था, यूनिटरी टाइप का गवर्नमेंट था। यूनिटरी कैसे, क्योंकि वहाँ सारा पावर एक अथॉरिटी के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास यूनाइटेड था। एक ही सिर्फ सेंट्रल ही वहाँ सारे डिसीजन लेती थी और तमिल यानी रीजनल वालों को या और कोई इंस्टीट्यूशन को कोई पावर नहीं था। तो वहाँ जो गवर्नमेंट का टाइप था वो यूनिटरी टाइप गवर्नमेंट था। और जो हमारा बेल्जियम में था वो बाद में क्या हुआ, 1993 के बाद फेडरल टाइप गवर्नमेंट। मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया था इंट्रोडक्शन में। तो अब ये हमारा, इससे हम क्या समझते हैं कि हमारा जो श्रीलंका में जो हमारा यूनिटरी मेथड था, यूनिटरी मेथड जो था हमारा श्रीलंका में, वो किसके अपोजिट था, जस्ट फेडरल मेथड के अपोजिट। फेडरल मेथड के जस्ट अपोजिट था। वो क्यों अपोजिट था, क्योंकि यूनिटरी मेथड में हम लोग ये साफ देख सकते हैं कि पावर एक जगह यूनाइटेड है, एक इंस्टीट्यूशन के पास यूनाइटेड है। और फेडरल में हमारा क्या है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हुआ ना जस्ट अपोजिट। तो
हमारा क्या बोलता है। तो आप लोगों ने व्हाट इज फेडरलिज्म, तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा कि हमारा फेडरलिज्म क्या होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कुछ फेडरलिज्म के फीचर्स या की बोल लीजिए कि जिसे हम लोग या देख कर या ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है। तो जैसे एक मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ, जैसे 3 टियर या 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 2 लेवल पे या 3 लेवल पे जो गवर्नमेंट जहाँ जिस देश में है वो एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि उन्होंने पावर को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट है। उनका काम नेशनल इंटरेस्ट पे काम करना, उसका काम है स्टेट गवर्नमेंट का काम है रीजनल इंटरेस्ट पे काम करना। तो दोनों अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।